नमस्ते प्रणाम। मैं आप सभी का अपना विशु राय हाजिर हूँ विश्व वारदात तक के एक और नए घटनाक्रम के साथ। कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं, मेरे प्यारे भाई बहन चैनल पर नए आए हैं, चैनल नया है तो आप सभी अपना प्यार दें, सपोर्ट दें और विश्व वारदात तक के परिवार से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो सच्ची घटना, जो घटनाक्रम में सुनाने जा रहा हूँ आपको, इस घटना में हर सेकंड, हर मिनट आपको यही लगेगा कि यार अपराधी तो यही हो सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब अपराधी का नाम सामने आता है, उस कातिल का नाम सामने आएगा, तो वाकई में आप चौंक जाएंगे कि यह व्यक्ति कहां से आ गया। शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी उत्तर प्रदेश मेरठ की एक थाना लगता है दौराला थाना। दौराला थाना के अंतर्गत एक गांव लगता है मवीमीरा गांव। मवीमीरा गांव के रहने वाले एक निवासी सुभाष की 3 बेटियां हैं। एक बड़ी बेटी का नाम अलका और जो दूसरी नंबर की बेटी है उनका नाम निशा है और जो तीसरी नंबर की बेटी है उनका नाम सोनी है। 2 की शादियां हो चुकी हैं। अब तीसरी की जिम्मेदारी सुभाष के ऊपर रहती है। सुभाष इन तीनों लड़कियों के पिता का नाम है। अब सुभाष के ऊपर तीसरी लड़की की जिम्मेदारी रहती है, शादी की जिम्मेदारी रहती है। तभी जो अलका रहती है बड़ी बहन, वह अपने पिता से कहती है कि पिताजी अगर आप तैयार होइए तो जो मेरे देवर हैं उनका नाम सत्येंद्र है, सत्येंद्र से शादी की बात मैं चलाऊं। अब पिता सोचते हैं कि जाना पहचाना रिश्ता है, पहले तो हिचकिचाते हैं शादी करने के लिए, फिर सोचते हैं कि आज के समय में अगर जान पहचान में रिश्ते हो जाते हैं तो उनकी बेटी काफ़ी खुश रहेगी, काफ़ी अच्छा रहेगा उनके लिए भी। अब बैकग्राउंड भी जानते थे, सब कुछ जानते थे, कुछ विशेष उनको पता नहीं करना था। अब अपनी बेटी की शादी के लिए वह तैयार हो जाते हैं। अपनी बेटी सोनी की शादी वह सत्येंद्र के साथ कर देते हैं, अलका के देवर के साथ कर देते हैं। जो सत्येंद्र होता है वह थाना जानसड़ हाजीपुर का रहने वाला होता है। जानसड़ हाजीपुर में सत्येंद्र के साथ अब सोनी की शादी हो जाती है। अब सोनी अपने पति के साथ बेहद खुश रहती है। कई महीने बीत जाते हैं, कई साल बीत जाते हैं। अब धीरे धीरे दोनों की शादी को करीब 10 साल हो जाते हैं। इन 10 सालों के अंदर जो सोनी रहती है वह 2 बच्ची को जन्म देती है। एक बच्ची जो कि जिसका नाम बड़ी बेटी तन्वी रहती है, उसकी उम्र 8 साल हो जाती है। और जो छोटी बेटी रहती है तनु, उसका नाम 6 साल उम्र रहती है। अब इसी बीच 2 महीना पहले जो सोनी रहती है वह अपने पति के साथ बाजार जाती है। बाजार जाती है कुछ सामान लेने के लिए। तभी वो अपने पति से कहती है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कुछ दवाइयाँ भी उसको चाहिए। अब पति वहाँ से सत्येंद्र जो होता है अपने पत्नी को लेकर के वहाँ से थोड़ी दूर आगे बढ़ता है। एक मेडिकल स्टोर रहता है, वहाँ से वह कुछ दवाइयाँ लेकर अपनी पत्नी को देता है। तभी पत्नी कहती है कि आप यहीं खड़े रहिए, मैं बस 10 मिनट में कुछ सामान लेकर आती हूँ। पति साथ जाने के लिए कहता है तो सोनी कहती है कि नहीं, कुछ लेडीज सामान लेना है, आप यहीं रहिए, बस मैं 10 मिनट में आ जाऊंगी। और वहां से वह निकल जाती है। अब सत्येंद्र कई घंटों तक इंतजार करता है और सोनी लौट कर वापस नहीं आती है, तो अब परेशान हो जाता है। अब सोनी के फोन पर वह फोन लगाने लगता है तो उसका फोन बंद आने लगता है। अब वह बेहद परेशान होने लगता है कि आखिर 10 मिनट कहकर सोनी गई थी और अभी तक उसका पता नहीं लगा, पता नहीं चल रहा है कि आखिर वो कहाँ चली गई। अब वो आसपास मार्केट में ढूंढता है, हर एक दुकान पे पूछता है, उस लड़की का फोटो दिखाता है लेकिन पता नहीं चलता है। अब सत्येंद्र बेहद ही परेशान होता है। अब अपने घर फोन करता है, लड़की के मायके फोन करता है, अपने ससुराल फोन करता है और बताता है कि सोनी मेरे साथ दवा लेने के लिए मेडिकल स्टोर पे आई थी और अभी यहाँ से कुछ सामान लेने के लिए गई है और अचानक से वह गायब हो गई है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। अब घर वाले परेशान होते हैं
सोनी के पिता भी परेशान होते हैं, इधर उधर फोन कर पता करते हैं तो उसकी कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। अब जो सत्येंद्र रहता है वह पहुंचता है अपने थाना जानसठ हाजीपुर में। वहां पहुंचने के बाद वह अपने पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। वह बताता है कि साहब मैं दवा लेने आया था, तभी मेरी पत्नी अचानक से कहीं गायब हो गई है और उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। अब पुलिस कार्रवाई शुरू करती है, जांच पड़ताल। पहले परिवार वालों से पूछताछ करती है, सभी के कॉल डिटेल्स निकालती है। हो सकता है कहीं गायब करने में किसी दोस्त या परिवार वालों का हाथ तो नहीं है। फिर जब उस लड़की का कॉल डिटेल्स निकाला जाता है तो पता चलता है कि एक नंबर है जो उस पर उसी दिन कुछ देर पहले फोन आया था, उसके बाद से दोनों ही नंबर स्विच ऑफ आ रहे हैं। अब पुलिस उस दोनों नंबरों का लोकेशन ट्रेस करती है, तकनीकी सहायता लेती है और उन दोनों नंबरों तक पहुंचती है। और जब उस नंबरों तक पहुंचती है तो जो जगह रहती है जहां पुलिस पहुंचती है उस जगह का नाम रहता है सिकंदराबाद। अब पुलिस सिकंदराबाद पहुंचती है तो वहां सोनी भी रहती है और सोनी के साथ एक लड़का रहता है। पुलिस दोनों को पकड़कर थाने लाती है और जो लड़की होती है उसे तो उनके परिवार वालों को यानी कि लड़की के पिता सुभाष को सौंप देती है और जो लड़का रहता है उसका नाम नाजिम रहता है। अब नाजिम से पूछताछ करती है कि आखिर तुम शादीशुदा लड़की के साथ तुमने ऐसा काम क्यों किया। तो वह बताता है कि सोनी के घर के पीछे एक तालाब की खुदाई चल रही थी। तालाब की खुदाई के साथ साथ आसपास की सफाई भी चल रही थी और वह जो नाजिम रहता है वह इंचौली थाना के अंतर्गत एक गांव आता है खरदौना थाना, वहीं का रहने वाला होता है और वह जेसीबी चलाने का काम करता था। तो वहीं वो जेसीबी चला रहा था। इसी बीच जो सोनी रहती है अक्सर उस तालाब के पास आया जाया करती थी, अपने घर के ऊपर से भी जो तालाब में जहाँ पे सफाई होती थी देखा करती थी। इसी बीच एक दूसरे की नजरें मिली और जो नाजिम होता है और सोनी के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। अब बातचीत करते करते दोनों इस कदर पागल हो गए कि दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। और एक दिन मौका पाकर सोनी अपने पति के साथ मार्केट जाती है दवा के बहाने, कुछ सामान लेने के बहाने, और वहीं से नाजिम के साथ अपने पति को चकमा देकर भाग जाती है। अब जैसे ही सत्येंद्र को यह हकीकत पता चलती है कि सोनी का एक प्रेमी भी है जिसके साथ वह भागी हुई थी, उसका नाम नाजिम है, अब वह अपनी पत्नी को सोनी को रखने के लिए तैयार ही नहीं होता है। घर वाले जो रहते हैं लड़की के पिता और भी रिश्तेदार मिलकर काफी समझाने की सत्येंद्र को कोशिश करते हैं, लेकिन सत्येंद्र मानने को तैयार नहीं रहता है। अब उसकी छोटी छोटी दो बेटियां, एक तनु और तानवी, एक 8 साल की एक 6 साल की। सत्येंद्र दोनों बेटियों को अपने पास रखता है और माँ को अपनी बेटियों से दूर रहने के लिए कहता है और उसको अपने घर रखने के लिए मना कर देता है। अब जो लड़की रहती है सोनी अपने माता पिता के साथ रहने लगती है। अब इसी बीच उसके माता पिता एक और लड़का देखते हैं। पास में ही एक जगह पड़ती है, खतौली के अंतर्गत एक चाँद सम्मत गांव का एक निवासी रहता है रविंद्र। उसी लड़के से सोनी की घर वाले शादी फिक्स कर देते हैं। अब उसके साथ उसकी 28 नवंबर को शादी हो जाती है। अब वो अपने दूसरे पति के साथ रहने लगती है। अब कुछ दिनों बाद सब कुछ सही चल रहा था। करीब शादी को 19 से 20 दिन होने वाले थे। रविंद्र के साथ वह अपना खुश रहने लगी थी और दोनों के बीच बातचीत होती थी। रविंद्र कभी कभी उसे यह भी पूछता था कि आखिर तुम्हारी दोनों बच्चियां सत्येंद्र के साथ रहती हैं, तुम अपने साथ क्यों नहीं रखती हो। कई तरह की बातें होती थी। लेकिन एक दिन सुबह करीब 25 दिसंबर 2023 की शाम को वो अपने जो तारीख होती है 14 दिसंबर, वो अपने मायके आ जाती है। शादी के 20 दिन बाद ही वह अपने मायके यानी कि अपने पिता सुभाष के घर आ जाती है। और सभी लोग अगले दिन सुबह ही, जितने भी ग्रामीण थे, आसपास के लोग थे, जो पड़ोसी थे, पास में ही कुछ दूरी पे खेत था, खेतों में
गन्ने के छिलाई का काम चल रहा था। और वहीं पर आजकल जो समय चल रहा है, सीजन चल रहा है, गेहूं, हर जगह गेहूं की बुआई हो रही है खेतों में। तो सारे ग्रामीण के जो लड़के रहते हैं और जो बुजुर्ग रहते हैं, जो भी खेती बाड़ी लायक रहते हैं, काम करने लायक रहते हैं, सभी लोग खेतों में चले गए थे, खेतों में काम कर रहे थे। और 5 से 6 बजे के बीच सुबह का समय रहता है। अंधेरा छट रहा था, उजाला होने को ही था, धीरे धीरे सवेरा हो रहा था। तभी अचानक से लोगों को गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है। एक के बाद एक कई गोलियां चलती हैं। अब जो महिलाएं होती हैं घर से बाहर निकलकर देखती हैं तो गोलियों की आवाज सुनकर वो फौरन ही अपने अंदर चली जाती हैं और दरवाजा बंद कर लेती हैं। कुछ लोग, 2-4 लोग जो गांव में रहते हैं, वह घर से बाहर निकलते हैं। जब देखते हैं कि 2 लड़के बाइक पर सवार होकर फायरिंग कर रहे हैं तो अपनी जान बचाने के लिए वो घर में घुसकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। और जब करीब 3 से 4 मिनट तक गोलियां चलती हैं, उसके बाद जब अपराधी वहां से फरार हो जाते हैं तो गांव के लोग दौड़ते हुए उस जगह पहुंचते हैं जहां गोली चल रही थी। और जो ग्रामीण खेतों में काम कर रहे थे वह भी सुनते हैं कि गांव में गोली चल रही है। तो दौड़कर जब उस जगह पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक लड़की खून से लथपथ है, उसकी सांसें चल रही थी। जब उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि वह कोई और नहीं बल्कि उसी सुभाष की बेटी सोनी की लड़की रहती है, सॉरी, सुभाष की बेटी सोनी रहती है। अब फौरन ही लोग लेकर पास के नजदीकी अस्पताल में जाते हैं, वहां एडमिट कराते हैं। कुछ देर बाद ही डॉक्टर बताता है कि सोनी कई गोलियां लगने की वजह से खून ज्यादा बह गया है, इस वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। अब गांव में पूरे आसपास जितने भी लोग रहते हैं दहशत फैल जाती है। आखिर वह व्यक्ति कौन था जिसने एक के बाद एक कई गोलियां चलाई। चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, घर में मातम फैल जाता है। जो उसकी माता और बहन जो भी लोग रहते हैं यह सुनकर, यहां तक कि सत्येंद्र की जो बेटियां रहती हैं वह भी सुनती हैं, उनको भी माँ का चेहरा अंतिम बार दिखाने के लिए ले जाया जाता है। उधर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि जो सोनी रहती है, सोनी के शरीर में एक के बाद एक 28 गोलियां लगी थी। अब मारने वाला एक शातिर अपराधी है या फिर किसी ने यूं ही मारा था। यूं ही का मतलब कि छोटे मोटे बदले के लिए मारा था। आखिर किसी की ऐसी सोनी से क्या दुश्मनी रही होगी, कितनी बर्बरता से सोनी के सीने में एक के बाद एक 28 गोलियां दाग दी। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है। जांच पड़ताल में जुटती है तो सबसे पहले परिवार वालों से पूछताछ करती है। परिवार से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि उसकी पहली शादी सत्येंद्र से हुई थी। उसके बाद वो एक लड़के नाजिम के साथ भाग गई थी और सत्येंद्र अब उस लड़की को रखने के लिए तैयार नहीं था। और उस केस में लड़की को, सोनी को भगाने के लिए पूरी जो जिम्मेदारी थी, जो जिम्मेदार व्यक्ति था वह नाजिम था। नाजिम को जेल भी भेज दिया गया था और नाजिम उस समय जेल से छूट कर आया भी था। अब पुलिस शक करती है कि कहीं बदला लेने के लिए, अपने सम्मान का बदला लेने के लिए कहीं सत्येंद्र ने तो ऐसा नहीं किया है। फिर दूसरा शक नाजिम पर जाता है। अब पुलिस फौरन ही सत्येंद्र को गिरफ्तार करती है। उधर नाजिम को भी पुलिस उठा कर लाती है, पूछताछ करती है। तो जो हकीकत सामने आती है उसमें यह पता चलता है कि सत्येंद्र का भी उसमें कोई हाथ नहीं है, नाजिम का भी उसमें कोई हाथ नहीं है। अब कॉल डिटेल्स और मुखबिर की सूचना पर पता चलता है कि एक और लड़का है जिसका नाम टीनू रहता है। टीनू शादी से, यानी कि सत्येंद्र के शादी से पहले का सोनी का आशिक रहता है, जो कि बेहद ही सोनी को मोहब्बत करता था। अब सोनी को मोहब्बत इस कदर टीनू करता था कि वह उससे शादी करना चाहता था। लेकिन इसी बीच उसकी शादी जो है सत्येंद्र से हो जाती है। अब सत्येंद्र से शादी होने के बाद टीनू काफी मायूस हो जाता है और जब भी सोनी घर आती थी तो सोनी से वह बातें भी करता था और मिलता भी रहता था। अब सोनी
जब नाजिम के साथ भाग जाती है तो इसकी खबर उसको लगती है तो वह फिर मायूस होता है, वह फिर परेशान हो जाता है। अब जैसे नाजिम के साथ भागती है और उसका पति सतेंद्र उसको छोड़ देता है सोनी को, तो अब उसके लिए एक चांस बन जाता है। टीनू, जिसका नाम एक नवनीत भी रहता है, वह कहता है कि मतलब वह सोचने लगता है कि आखिर अब उसका पति उसको छोड़ दिया है और जो टीनू उससे इतना बेहद मोहब्बत करता था, इस कदर जान देता था सोनी पर कि वह उसके बाद भी शादी करने के लिए तैयार था। लड़की से बातचीत करता है और शादी के लिए तैयार होता है, बातचीत करता है। लड़की को कई बार फोन करता है, मिलने की भी कई बार कोशिश करता है, बातचीत करता है और उससे शादी करना चाहता था। अब शादी उधर उसके पिताजी रविंद्र से तय कर देते हैं और यह बात वह टीनू को बता देती है। टीनू को भी पता चल जाता है। अब टीनू जैसे ही सुनता है कि उसकी शादी फिक्स हो चुकी है, अब उसके जितने भी ख्वाब थे वह शीशे की तरह चकनाचूर हो गए थे। कई सालों से वह अपने मोहब्बत सोनी को किसी भी तरह पाने की कोशिश कर रहा था और एक उसकी उम्मीद जो जगी थी, सतेंद्र जब छोड़ दिया था सोनी को तो वह सोचा कि मैं शादी कर लूंगा। फिर भी जब रास्ता उसका यह बंद हो गया रविंद्र से शादी करने के बाद, तो वो सब बर्दाश्त नहीं कर पाया और वह लड़की को जबरदस्ती शादी करने के लिए कहता है, लेकिन जो सोनी रहती है वह उसकी शादी रविंद्र से हो जाती है। लड़की भी टीनू के साथ रहना नहीं चाहती थी। अब मौका देखकर 20 दिन बाद, शादी के ठीक 20 दिन बाद जब वह घर आती है तो सुबह टीनू अपने दोस्त के साथ मिलकर एक के बाद एक 28 गोलियां उसके सीने में दाग देता है और दागने के बाद अपनी मोहब्बत का अंत करता है और वहां से चला जाता है। पुलिस टीनू को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद और उसके दोस्त को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद दोनों को जेल भेज देती है। अब गांव में तरह तरह की चर्चाएं रहती हैं। जो नाजिम रहता है वह 25 दिसंबर को 2022 में चोरी भी करता था, यानी कि जिसके साथ वह भागी थी वह जेसीबी का ड्राइवर एक बेहद भी बड़ा चोर था। नाजिम लावड़ में भगवानपुर मार्ग में एक बड़ी लूट में भी शामिल था। अब उसको पुलिस उसी समय से तलाश कर रही थी, लेकिन वह फरार चल रहा था और इधर पुलिस उसको पकड़ लेती है। पुलिस जो ये लड़का रहता है टीनू फरार चल रहा था। पुलिस उसको मुखबिर लगाती है उसके पीछे और उसका इनकाउंटर पुलिस करना चाहती थी, लेकिन वह बच जाता है। 20 बचाव में टीनू फायरिंग भी करता है, पुलिस भी फायरिंग करती है, यानी कि मुठभेड़ होती है। और रात करीब 1 बजे जो लड़का रहता है टीनू, पुलिस उसके पैरों में गोली मारती है और उसे गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर थाने ले जाती है। थाने ले जाने के बाद वह उसे जेल भेज देती है। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है। मेरे से पहले एक हमारे प्रिय मित्र हैं प्रखर भाई, उन्होंने इस कहानी को सुनाया था। दरअसल यह कहानी मैं कल ही लेकर आने वाला था, लेकिन कल आपके लिए आज इस कहानी को मैं कल स्टडी नहीं कर पाया था, इसलिए लेकर नहीं आया। उसके बदले में मैंने आपको दूसरी कहानी लेकर आई। तो यह चलता रहता है। कभी उस्मान सर हैं, वह भी कहानी पहले लेकर आते हैं, हम लोगों के सीनियर हैं, काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं इनकी। और कई बार उनसे पहले हम ही लोग कहानी सुना देते हैं। और जो कहानी कई दिन पहले मैंने सुनाई थी, जो दिल्ली में 60 वर्ष की जो बुजुर्ग थी उनका कत्ल हुआ था, उस्मान भाई ने कल कहानी उसको सुना, कल या परसों उसकी कहानी सुनाई थी। तो यह चलता रहता है। अपना प्यार सपोर्ट देते रहिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।